नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ब्रेन स्ट्रोक, ये शब्द हम शायद सभी बचपन से सुनते आए हैं और इसे एक हद तक जानते भी हैं, लेकिन क्या ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है? क्या ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन हो चला है? क्या आपको पता है कि पिछले 30 सालों में भारत में इसके मामले 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं? ये होता कैसे है? एग्जैक्टली क्या होता है? नाम तो हमने सुना है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये क्या होता है और ये कितनी गंभीर सिचुएशन है और आज आखिरकार हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं ऑल ऑफ द सडन? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं और इसके बारे में जान लेना अब क्यों ज़रूरी है। वैसे भी इस समय ये जो दौर है, जो वक्त है, इतना पॉल्यूशन, इतना स्ट्रेस और तमाम तरह की चीज़ों के बीच में हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये भी उसी का नतीजा है। तो आइए पहले समझते हैं कि आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। तो WHO यानी वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रोक के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट है। वो कहती है कि हर साल दुनिया में 1.25 करोड़ के आसपास पहली बार लोगों को जो ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, ऐसे करीब 1.25 करोड़ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रेन स्ट्रोक को झेलते हैं। इसके अलावा करीब 65 लाख लोगों की मौत होती है ब्रेन स्ट्रोक से हर साल। बहुत बड़ा आंकड़ा है, हालांकि दुनिया के लेवल पर है, लेकिन आंकड़ा बड़ा भी। हम भारत के आंकड़ों पे भी आएंगे, वो भी आपको चौंकाएंगे, लेकिन अभी एक वर्ल्ड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ WHO के। इसके अलावा 25 साल की उम्र के बाद ये रिस्क अमूमन देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आजकल तो यंगस्टर्स में भी ये हो रहा है, लेकिन 25 साल के बाद रिस्क बहुत बढ़ता है और हर 4 में से 1 को स्ट्रोक की आशंका रहती है। ये फिगर भी बड़ा, यानी दुनिया के 1/4 लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंका है, खतरा है। अब जरा भारत की स्थिति देखते हैं, जो कि इसी रिपोर्ट में बताई गई है कि चिंताजनक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से भी हमने कुछ चीज़ें ली हैं। मौत का दूसरा सबसे बड़ा, कॉरोनरी हार्ट डिसीजेस के बाद, यानी दिल की बीमारियों के बाद, भारत में स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बड़ा एक फैक्ट है ये। हर 4 मिनट में भारत में ब्रेन स्ट्रोक से एक व्यक्ति की जान जा रही है। तो आप सोचिए कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी खतरनाक है। इसके अलावा हर साल लगभग 1,85,000 स्ट्रोक की घटनाएं देश के अंदर होती है और जैसा हमने आपसे कहा कि हर 4 मिनट में एक जान भी जा रही है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक की आशंका रहती है कि हर 40 सेकंड में देश के अंदर किसी न किसी को किसी न किसी जगह पर ये स्ट्रोक आ रहा होगा, जिसे आप ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो चलिए जरा इस चीज़ को आज अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं इसके क्या खतरे हैं, क्या इसे कोई पहले से पहचान सकता है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे आप इस खतरे को कभी भांप सकते हैं, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, होता क्यों है, बहुत सारे सवाल मन में आएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष छाबरिया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के न्यूरोसर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर P शरद चंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले तो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में ये फिगर्स तो वाकई चौंकाने वाले हैं और इंडिया पर भी इसका इतना खतरा है, इसका आइडिया नहीं था, लेकिन जब अब लग गया है, एक आसान भाषा में आप ब्रेन स्ट्रोक को कैसे समझें? क्या होता है एग्जैक्टली ब्रेन स्ट्रोक के दौरान? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस फोरम पे। एंड मैं ग्लैड हूँ कि मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम सबको मालूम है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत एक कॉमन तकलीफ है, सबको मालूम है, बट ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसे कहते हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वी नो अबाउट ब्रेन अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। सो दिस इज बेसिकली खून की नालियाँ जो ब्रेन में होती हैं, अगर वो चोकअप हो जाएँ, जिसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक का एक टाइप, या ब्रेन के में खून की नाली में बर्स्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। सो स्ट्रोक के 2 वैराइटीज़ होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। सो अगर खून की नाली में रुकावट आ जाए, ब्रेन तक ब्लड का जाना रुक जाए, तो वो ब्रेन के हिस्से पे असर हो जाता है और पेशेंट वो सिम्पटम प्रेज़ेंट करता है, या ब्रेन की नाली फट जाए। तो बेसिकली हमको पहले-पहले जानना है कि ये कैसे पहचाना जाए। जैसे आपने सही कहा कि इसको पहचानना ज़रूरी है। सो हम जब तक इसको पहचानेंगे नहीं, तब तक इसको हम पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट का टाइम पे इलाज होना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। पेशेंट अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचता है, तो हम ब्रेन के सेल्स को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रेन के सेल्स को ब्लड नहीं पहुँचा है टाइम पे, या ब्रेन में हेमरेज हुआ,
अगर ये पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचता है, तो बहुत तकलीफ बढ़ सकती है। सो हम कैसे जाने एट पब्लिक लेवल या हम जब भी हॉस्पिटल के बाहर हैं या हम हमारे नेबरहुड में हैं या घर पे हैं, तो हम कैसे पहचाने ये पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? तो हम एक एक्रोनिम फ़ॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं हम बी फास्ट। बी फास्ट मतलब BEFAST। अगर जो उसमें बी है, बी मतलब बैलेंस बिगड़ना, चलने में तकलीफ होना या हाथ-पैर का इनकोऑर्डिनेशन चला जाना। ई मतलब आइज़ मतलब एक आँख या दोनों आँख से नज़र कम हो जाना एक साइड पे। एफ मतलब फेस, मुँह का टेढ़ा हो जाना। ए मतलब आर्म मतलब एक हाथ या एक पैर का वीक पड़ जाना। स्पीच मतलब बोलने में तकलीफ होना या जीभ भारी हो जाना। और टी मतलब टाइम। टाइम पे ये सब रिकॉग्नाइज़ करके हॉस्पिटल रिपोर्ट करना या डॉक्टर को बुलाना। सो बी फास्ट, अगर ये हम बी फास्ट याद रखें, तो हमारा आज का डिस्कशन एकदम फ्रूटफुल हो जाएगा। हमने डेफ़िनेटली कुछ जनरल पब्लिक को बताया होगा। तो बी फास्ट एक एक्रोनिम है जो हमें याद रखना है। ये बिल्कुल। लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और हम ये पेशेंट को इमीडिएटली एक हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट एक सीटी स्कैन हो। क्योंकि हमको जानना ज़रूरी है कि ये ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है व्हिच इज़ इस्केमिक स्ट्रोक या हुँ, हुँ। हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें हेमरेज होता है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट टोटली अलग है। ठीक है, तो तो ये भी मैं कोई आपके जान पास नहीं आता सकता। हूँ डॉक्टर साहब कि क्या, क्योंकि हाँ, ब्रेन हैमरेज एक ऐसा वर्ड है जो वो भी हम बहुत रेगुलर सुनते हैं, तो यहाँ क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है ये भी हम आपसे समझते हैं। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शरद, ये डॉक्टर साहब ने अभी हमें समझाया कि होता क्या है और फिर लक्षण भी उसके बताए, आगे हम और इस पर बात करेंगे। लेकिन अब मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये होता क्यों है? कोई स्पेसिफिक रीज़न है? कोई स्पेसिफिक व्यक्ति में प्रॉब्लम है? कुछ पर्टिकुलर लोग हैं? क्या होता है, क्यों होता है और किन लोगों में हो सकता है? सर, आप म्यूट पर हैं। अभी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। नमस्कार। सो स्ट्रोक जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। द कॉमनेस्ट फैक्टर जो स्ट्रोक के लिए होता है ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा इंक्रीज रिस्क फैक्टर हो सकता है स्मोकिंग। अगर हमारे पदार्थ, खाने के पदार्थ ठीक नहीं हो, बहुत ज़्यादा तेल कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें अनहेल्दी ऑयल्स है, वो भी डिपॉजिट हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एक और कारण है। ओबेसिटी भी एक और कारण है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, एनवायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जिसके वजह से ये स्ट्रोक हो सकता है। अब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये एक इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक भी हो सकता है। कुछ और बीमारियां हैं जिसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं खून की नसों की बीमारी। एक तरह का खून की नसों की बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म, जहाँ पे एक खून का एक हिस्सा एक गुब्बारे जैसे फूल जाता है और वो फट सकता है। सिमिलरली एक और बीमारी होती है जो पैदाइश से हो सकती है, इसको हम एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं। ये दोनों कॉमन चीज कारण है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जो का थोड़े बहुत अनकॉमन है, लेकिन जो अभी तक मैंने जो बताया, ये दीज आर द मोस्ट कॉमन तो रीजंस। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जो लाइफस्टाइल वाला पार्ट आपने बताया है, वो कितना प्रिवेल करता है? कितने, मतलब उसकी क्या मेजॉरिटी है, क्या परसेंटेज में वहां से इम्पैक्ट आता है, वहां से केसेस आते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल या खराब लाइफस्टाइल तो इन दिनों बड़ी कॉमन हो गई है। देखिए, लाइफस्टाइल का मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप मिनिमम कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, आपके जो खाने के फूड हैं वो काफ़ी अनहेल्दी है, बहुत सारे फैट्स ले रहे हैं, प्रीडोमिनेटली मीट बेस्ड डाइट में भी काफ़ी कुछ हानिकारक हो सकता है, आप इनफ वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, इनफ फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसकी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये सारा कुछ लाइफस्टाइल के कारण के वजह से ही आप बता सकते हैं। ये उस अम्ब्रेला के टर्म पे ही आता है और ये काफी जरूरी है। और पोल्यूशन है, आजकल प्रदूषण भी है, पोल्यूशन से भी स्ट्रोक का रिस्क। तो जी, मेरा डॉक्टर साहब यही कहना था कि लाइफस्टाइल या पोल्यूशन जैसी चीजें, इससे कितना परसेंटेज बनता है इस तरह के जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उसका? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज लेबल करना मुश्किल है, बट आई थिंक एटलीस्ट 1/5 ऑफ द केसेस, 20% ऑफ द केसेस। ठीक है, फिर भी ये बड़ा नंबर है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल के कारण आपको स्ट्रोक आ जाए। हम कह रहे हैं कि हर चौथे आदमी को स्ट्रोक का खतरा है या आ ही रहा है, और अगर उसमें आपकी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है तो फिर ये बात ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर मनीष, अब आपने कहा था 2 टाइप जिनके इलाज भी अलग अलग हैं, वो बताइए हमें क्या होता है? सो जैसे मैंने कहा कि एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नाली में ब्लॉकेज होता है। तो अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं हॉस्पिटल पहुंच के कि इसको इस्केमिक स्ट्रोक है, तो 4.5 घंटे के अंदर अगर आप पहुंचते हैं, दैट मीन्स सिम्टम आया और विद इन 4.5 आवर्स इफ यू रीच,
दैट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर, जहाँ पे हम एक क्लॉट बस्टर ड्रग देते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। पहले हम चेक करते हैं कि पेशेंट को कुछ और तकलीफें नहीं है, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है। सब चेक करने के बाद ये थ्रोम्बोलिसिस ड्रग जब भी हम देते हैं तो खून की नाली में जो ब्लॉकेज है काफ़ी हद तक हम डिसॉल्व कर सकते हैं और स्ट्रोक का इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो आगे चल के ये पेशेंट को जो फंक्शनल रीगेन होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस होता है, वो बेटर हो जाता है। दैट मीन्स स्ट्रोक रिकवरी बेटर हो जाती है। 4.5 घंटे के बाद या इनमें से कोई पेशेंट्स को बिसाइड्स दिस क्लॉट बस्टर ड्रग हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बेक्टमी। दैट मीन्स हम एक वायर के जैसा एक स्टेंट डालते हैं जिसमें से हम क्लॉट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या होता है? खून की नाली को खोलना। खून की नाली एक बार खुल गई तो जो ब्रेन का डैमेज्ड हिस्सा है हम काफी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं ताकि स्ट्रोक की इंटेंसिटी कम हो जाए और पेशेंट की रिकवरी बेटर हो जाए। ये सब करने के बाद हम जो रूटीन ट्रीटमेंट होती है जैसे ब्लड थिनर टैबलेट्स या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ये देके पेशेंट को ठीक करते हैं। बट इम्पोर्टेंट मेरा स्ट्रेस करना ये है कि पेशेंट को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना है। राइट। पेशेंट तो आप गोल्डन आवर में नहीं पहुंचा तो पेशेंट दिक्कत है। का रिकवरी बहुत ही डिले हो जाता है और पेशेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। ठीक है, तो 4 घंटे शुरुआत के हैं। अगर आपने 4.5 पहचान ली 4.5 घंटे, अगर आपने पहचान लिया कि ये ब्रेन स्ट्रोक है और आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं पेशेंट को, तो बहुत चांसेस हैं कि उनको पूरी तरह से रिकवर करके अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनीष जी ने हमें ये भी बताया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब एक और फैक्ट सर, शरद जी, आपने कहा लाइफस्टाइल वाली एक बात कही। मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 1990 के बाद से पिछले 30-32 सालों के अंदर भारत में इसके केसेस 51% बढ़ गए हैं। ये बड़ा नंबर है सर। क्या खास रीजन? यही लाइफस्टाइल चेंजेस, पॉल्यूशन, यही उसके पीछे के रीजन है, कोई और कारण है? देखिए, आप ये बता सकते हैं कि ब्रेन इज वेरी मच क्लोजली लिंक टू हार्ट। जो ब्रेन है और हार्ट है, इन दोनों की बीमारियां बहुत एक दूसरे के साथ बहुत लिंकेज है। जैसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, स्ट्रोक को भी हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। वही फैक्टर्स है जो हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, वही फैक्टर्स है जो स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है। तो अगर हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं तो स्ट्रोक के भी रिस्क बढ़ रहे हैं। तो दोनों लगभग एक ही पटरी पे चलते हैं, आगे एक ही पटरी पे आगे जाते हैं। रिस्क लगभग दोनों के एक बराबर ही है। ठीक है, तो अब एक सवाल ऐसे में ये उठता है डॉक्टर साहब, शरद जी, कि क्या आप जैसे हार्ट के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए और दूसरे और भी टेस्ट है वो करा लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, मतलब हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा बात होती है। लेकिन आपने कहा कि लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं और इसीलिए इतना परसेंटेज बढ़ गया। क्या कोई टेस्ट अवेलेबल हैं, क्या कोई प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं जिससे आप स्ट्रोक की भी अर्ली पहचान कर सकें, कम से कम इतना पता लगा पाएं कि आप इस खतरे के दायरे में हैं या नहीं हैं? जी, देखिए, सबसे पहले है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल करना है। अगर डायबिटीज हुआ तो तुरंत कंट्रोल करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटिक एक साइलेंट किलर है। इसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल को भी आपको रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर ब्रेन स्ट्रोक के लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस चाहेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग एक डॉपलर कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग नेक वेसल्स स्कैनिंग करवा सकते हैं, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि नेक वेसल्स पेटेंट है कि नहीं। और मरीजों को बहुत सारे माइनर स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स बोलते हैं, जिसका मतलब है लोगों को बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए हो सकता है बेहोश हो जाएं, फ्यू सेकंड्स के लिए हो सकता है हाथ या मुंह में कुछ नमनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए। इसको हम माइनर स्ट्रोक्स बोलते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हुए तो इसको हमें तुरंत पहचान देना चाहिए और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट पे हम एक एमआरआई करा सकते हैं। अगर पेशेंट को रिस्क ऑफ स्ट्रोक है तो एमआरआई में भी हमें छोटी छोटी जगह दिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक एरियाज, या ऐसे कोई एरिया है जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गया। तो इसको देख के हमें एक अंदाजा लग सकता है कि इस मरीज को आगे स्ट्रोक होने के लिए ज्यादा रिस्क है। सिमिलरली अगर मरीज को एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसका मतलब है कि खून के नसों के अंदर वो फैट डिपॉजिट हो रही है, यही चीज ब्रेन के नसों के अंदर भी हो सकती है। तो अगेन ब्रेन का एथेरोस्क्लेरोसिस से अगेन इसका रिस्क होता है कि अगेन मरीज को पर्सन को स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट को तुरंत एक ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है उनको काफी हद तक, काफी लंबे तक समय तक ये ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मुझे जो बात समझ में आई, आसानी से कही जा सकती कि आप अगर अपने दिल का ख्याल रख लें तो फिर
ब्रेन का ख्याल भी रख ही लेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि लगभग सेम चीज़ों, सेम फिनोमिना में दोनों चीज़ें हो रही हैं। राइट, टेस्ट भी कुछ कुछ वो है। डॉक्टर मनीष, एक और सवाल, बहुत बार बीमारियां थोड़ी स्त्री और पुरुष में डिवाइडेड होती हैं कि भाई महिलाओं को इसके रिस्क कम है, पुरुषों को इसके रिस्क ज़्यादा है, क्या ब्रेन स्ट्रोक में भी ऐसा कुछ है? ब्रेन स्ट्रोक दोनों जेंडर्स को इक्वली अफेक्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अगर एल्डरली फीमेल है पोस्ट मेनोपॉजल, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको थोड़ा प्रोपेंसिटी ज़्यादा होता है ये वास्कुलर डिजीज का, उसमें आप ब्रेन स्ट्रोक बोलिए या हार्ट की तकलीफें बोलिए, बट बोथ जेंडर्स आर इक्वली अफेक्टेड बाय ब्रेन स्ट्रोक। इनफैक्ट जैसे आपने पहले भी कहा कि ये एज रिलेटेड भी नहीं है, अभी हम यंग स्ट्रोक्स देख रहे हैं स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। हम young strokes of 30s में 40s में we are seeing a lot of heart attacks and patients coming with stroke. So even age is not a bar now. It can come at any age. It can affect any gender. Important is what you do in your middle life between 20s and 40s, how you lead your lifestyle. If your lifestyle is not good, you don't exercise properly, you don't eat the right food, you are very very high chance in your 40s and 50s to develop a vascular event, जिसमें ये brain stroke आप बोलो या heart की तकलीफ बोलो। तो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, एंड जेंडर का ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है। बट अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आर मोर प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक्स एंड ब्रेन स्ट्रोक्स, बिकॉज ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव हार्मोन टू डेवलप वास्कुलर रिस्क फैक्टर चेंजेस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कोई भेद नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों पर बराबर का खतरा है और दोनों को बराबर ध्यान रखना है। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे लेता हूँ, ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्या इसका स्ट्रेस से सीधा कोई कनेक्शन है? वैसे तो हर बीमारी का स्ट्रेस से कनेक्शन है, लेकिन कितना, क्योंकि स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। और दूसरा, अगर ये हो जाता है तो फिर इलाज कितना खर्चीला है, कितना महंगा है? क्या ये हार्ट जितना ही महंगा होता है? लगभग उतने ही बड़े खर्चे इसमें आते हैं। जिस तरह की सर्जरीज हम हार्ट में सुनते हैं वो तो हमें बड़ा कॉमनली पता है, स्टंट डाल देना या बाईपास कराना, उसी तरह का इलाज क्या यहाँ होता है? उतने ही पैसे क्या यहाँ भी खर्च होते हैं? क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। क्या कोई अलग से इसका कोई कवर बाज़ार में है हेल्थ पॉलिसीज़ के अंदर? वो भी जानना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये सब महत्वपूर्ण सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही ब्रेन स्ट्रोक की और वक्त रहते कंट्रोल की। क्यों चिंता की बात है? क्योंकि WHO की रिपोर्ट कह रही कि भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 30 सालों में या पिछले 3 दशकों में 50% से ज़्यादा की रफ्तार इसने पकड़ी है। न इतने मामले बढ़ते नजर आए। हर 40 सेकंड में एक स्ट्रोक और हर 4 मिनट में एक मौत भारत में इससे हो रही। ब्रेक से पहले हमने समझा कि लगभग दिल की बीमारी की तरह है, जैसे आपको हार्ट अटैक आता है वैसे एक तरह का ब्रेन अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक है। इक्वल खतरे हैं और सबको एक जैसे खतरे हैं, और इस करंट लाइफस्टाइल के साथ इसका खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। नाउ अब थोड़ी इलाज की बात करेंगे और उसको और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर, तो जैसे मैंने कहा कि हम जब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं तो हमें पता है कि उसमें स्टंट लग जाता है या बाईपास सर्जरी होती है, कई बार ओपन हार्ट भी होती है, अमूमन खर्चे वाला काम है। क्या ब्रेन का भी मामला बिल्कुल वैसा ही है या उससे और ज़्यादा खर्चीला है? क्योंकि जैसे ब्रेन की बात आती है तो लोग थोड़ा और ज़्यादा डर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, ब्रेन एक ऐसा चीज है जिसमें अगर खून की कमी हो तो वो ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसलिए डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गोल्डन आवर जो है ब्रेन में बहुत ही कम होता है। हार्ट में भी गोल्डन आवर होता है, लेकिन हार्ट की टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए आपका गोल्डन आवर थोड़ा बढ़ सकता है। अब ब्रेन में भी वही वही तरह के ट्रीटमेंट है। एक तो है कि अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया तो तुरंत हम एंजियोग्राम करते हैं। उसमें या तो एक टीपी, एक दवाई डालते हैं जिसके वजह से वो क्लॉट पिघल सकता है, या मोस्ट कॉमनली हम ये करते हैं कि एक तार डाल के जहाँ पर भी खून जमा हुआ है उसको एक तार के जरिए उसको सक्शन लगा के उसको निकाल देते हैं। इसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो लगभग वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो है ब्रेन स्ट्रोक के लिए लगभग वही है कि हार्ट स्ट्रोक में जो होता है, जो खून की नली बंद होती है, उसमें भी ब्रेन का स्ट्रोक लगभग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक हेमोरेजिक स्ट्रोक बन गया, मतलब एक खून का मतलब काफी बड़ा मास बन गया, तो इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जहाँ ये खून का मास है इसको निकालनी पड़ती है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हम एक डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी करते हैं, जहाँ पे जो हड्डी है उसको निकाल देते हैं ताकि ब्रेन को स्पेस मिले।
लेकिन ये मोर और लेस सैल्वेजिंग प्रोसीजर्स है। इसका मतलब है पेशेंट को काफी नुकसान हो गया, हम ये देख रहे हैं कि उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। कभी कभी कुछ स्ट्रोक्स जो होते हैं खून के नसों की वजह से होती है, जहाँ पे एक गुब्बारा होके फट जाता है, जैसे मैं बता रहा था एन्यूरिज्म है। इसका भी ट्रीटमेंट हम या तो सर्जरी या तार के जरिए भी कर सकते हैं। तार के जरिए हम कॉइलिंग करते हैं या स्टेंटिंग करते हैं। सर्जरी के जरिए जहाँ पर भी वीक पॉइंट है उसके ऊपर एक क्लिप लगा देते हैं। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो काफी एक रेंज ऑफ तो ट्रीटमेंट। अमूमन इन सभी तरह के ट्रीटमेंट्स में खर्चा कितना आता है डॉक्टर साहब? खर्चा देखिए स्टैंडर्ड खर्चा है, जितना हार्ट का भी है उतना खर्चा इसमें भी होता है। हाँ, और वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। स्पेशली अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाएंगे तो खर्चा लगभग उतना ही है, बल्कि थोड़ा कम भी पड़ सकता है। अगर आप कॉइलिंग के लिए जाएंगे या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जाएंगे उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो गोल्डन आवर है कम होता है। जैसे ही मरीज को कुछ भी सिम्टम्स हुआ बहुत जल्दी पहुंच के और इमीडिएटली करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर एक मरीज को कमजोरी आ गई या वीकनेस आ गई तो वीकनेस इंप्रूव होने के लिए काफी समय लगता है। इसकी फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरी है और मेडिसिन का कंटिन्यूएशन भी बहुत जरूरी है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, अगला सवाल लेके मैं डॉक्टर मनीष के पास जाता हूँ कि हार्ट के पेशेंट्स में, क्योंकि हम पूरी ये बातचीत एक तुलनात्मक वे में कर रहे हैं अभी तक, हार्ट वालों की रिकवरी हमने देखा अमूमन हो जाती है 1-2 महीने में, फिर उनको लाइफस्टाइल चीज़ें फॉलो करती। क्या ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी रिकवरी का सेम प्रोसेस है और मरीज पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है? आप मिनिमम देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में ऐसा है कि अगर छोटा स्ट्रोक रहेगा तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर मीडियम से बड़ा स्ट्रोक रहता है तो उसको काफी टाइम लगता है। मिनिमम एटलीस्ट ऑन एन एवरेज आप 3 महीने पकड़ के चलो। अगर फिजियोथेरेपी आप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो एटलीस्ट 3 months टू गेन सम फंक्शनल इंडिपेंडेंटिटी इन मीडियम टू लार्ज स्ट्रोक्स। छोटे स्ट्रोक रहते हैं तो 4 to 6 weeks 8 weeks में काफी हद तक वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक कहाँ पे हुआ है। अगर समझिए लैंग्वेज एरिया में हुआ है जहाँ पे बोलना रहता है, तो दोज पेशेंट्स टेक लिटिल लॉन्गर, दे नीड स्पीच थेरेपी, दे नीड swallowing थेरेपी, they take little bit longer. So आप on an average 2 to 3 months पकड़ सकते हैं to regain at least some meaningful recovery or functional independence. So at least 3 months of good physiotherapy is required to get independent function. मतलब यहाँ पर मामला रिकवरी में थोड़ा हार्ट से अलग हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, फिजियोथेरेपी भी इन्वॉल्व हो गई, किसी तरह की स्पीच थेरेपी है, मतलब जैसा आपने कहा कि किस हिस्से में आया है वो भी, और 2 से 3 महीना थोड़ा सा एक बड़ा पीरियड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम हार्ट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई अलग से कवर्स वगैरह हैं मेडिक्लेम के, या जो रूटीन में आपको कवर मिलता है उसमें ये भी कवर रहता ही है? जो ब्रेन रिलेटेड सब हैं, ये जैसे भी हमने कहा, जैसे थ्रोम्बोलिसिस रहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा थ्रोम्बेक्टमी या इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये यूजुअली कवर्ड रहते हैं विद इंश्योरेंस। उसमें कोई, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है पेशेंट का इंडिपेंडेंस, पेशेंट का जो फंक्शनैलिटी है उसकी लाइफ से कनेक्टेड रहता है। तो ये सब डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड, स्ट्रोक रिलेटेड या उसके जो ट्रीटमेंट है, ये इंश्योरेंस कवर्ड रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए, पूरी बातचीत में मुझे ये समझ में आया डॉक्टर साहब कि देखिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, या अगर उसे आसान भाषा में फिर से कह दूं कि जिस तरह से आपको दिल का ख्याल, क्योंकि वो सब लोग को रिलेट कर लेते हैं बहुत इजीली, जिस तरीके से आप अपने दिल की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो लगभग उसी तरह से अगर आप दिल की सेहत का ही ध्यान रख लेंगे तो दिमाग की भी सेहत का ध्यान हो जाएगा। वही चीज़ें फॉलो करनी है, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, अच्छा खान पान, रेगुलर एक्सरसाइजेज, और जो आपके टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल वगैरह, आपको बीपी कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है, बाकी जो लाइफस्टाइल वाले इश्यूज़ हैं वो अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो उतना ही प्रोटेक्शन आपको ब्रेन स्ट्रोक से भी मिलता है। जस्ट इन केस अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है तो क्या गोल्डन आवर्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, कैसे पहचानना और कब डॉक्टर के पास किस तरह से जाना है, वो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया है। एंड आई होप कि ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, क्योंकि कम बात किया जाने वाला सब्जेक्ट है, अवेयरनेस इसके बारे में कम है, और जितना अवेयर हम कर पाएंगे उतना ही शायद लोगों को इससे फ़ायदा होगा, उतनी जान हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।